सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 9। हम पिछले पाठ में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल 4 तत्वों को समझ चुके हैं और 5वां तत्व हमारा आकाश, जिसे ज्योतिष शास्त्र में शामिल नहीं किया गया है। और इनको हम किन किन राशियों से पहचानेंगे तो 1, 5, 9 जो हमारा त्रिकोण भी होता है, जिसे अग्नि प्रधान राशि होती है। ऐसे ही पृथ्वी से 2, 6, 10, वायु से 3, 7, 11 और जल से 4, 8 और 12। आज हम राशियों के गुण स्वरूप को तो हम समझ ही रहे हैं, मगर आज हम तीनों दोष देने वाली राशियों की बात करने जा रहे हैं। हमारे शरीर से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर आप मेडिकल में देखें तो हजारों बीमारियां हैं, मगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन सभी बीमारियों को पकड़ने के लिए सिर्फ 3 दोषों से ही हम इसे पकड़ सकते हैं। पहला है पित्त, दूसरा है वात और तीसरा है कफ। कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में जन्म लेगी तो पित्त, वात और कफ के सामंजस्य में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाएगी, जिससे कि उस बीमारी का जन्म हो जाएगा। तो हमें जिस तरह अग्नि तत्व से 1, 5, 9 से हम अग्नि तत्व देखेंगे या अग्नि प्रधान राशियां मानते हैं इसे हम, उसी तरह से पित्त दोष की समस्या भी हम इन्हीं 1, 5, 9 से देखेंगे। मगर इसमें हम किस ग्रह को लेंगे, किस ग्रह से हमें पित्त दोष की जानकारी प्राप्त होगी? तो हमारे सूर्यदेव जो कि सभी ग्रहों को प्रकाश देते हैं, या हम कहें कि सूर्य में बहुत ऊर्जा है या सूर्य में बहुत आग है, तो पित्त दोष इसी से उत्पन्न होता है। इसलिए अगर हमें इस समस्या को देखना है तो हमें सूर्यदेव जी को जरूर देखेंगे। इसी से हमें इस समस्या की जानकारी प्राप्त होगी। अब हमारे और भी ग्रह ऐसे हैं जो कि बड़े ज्वलनशील या जिनमें बड़ी आग है, जैसे कि हमारे मंगल देव। तो इसलिए हम मंगल देव को भी पित्त के लिए कारक मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य अग्नि के प्रतिनिधिष्ट देवता है, क्योंकि सूर्य ही सभी ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मगर मंगल देव जी को हमेशा कारक के रूप में हम देखेंगे। अगर कोई आपसे पूछे अग्नि के कारक देव कौन है, तो याद रखिएगा कि हमें मंगल देव बोलना है। और अग्नि के प्रतिनिधिष्ट देवता कौन है, तो हमारे सूर्य देव हैं। तो इसलिए अगर पित्त दोष की समस्या के लिए हम 1, 5, 9 राशियों को लेंगे और सूर्य और मंगल को जरूर लेंगे। आप सूर्य को भले एक बार भूल जाइएगा, मगर मंगल देव जी को नहीं भूलिएगा। जब आप आगे मेरे साथ प्रैक्टिस या प्रेडिक्शंस करेंगे तो आपको देखने में आएगा कि मंगल देव बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब हमारा दूसरा है पृथ्वी, 2, 6, 10। इससे हम वात की समस्या देखते हैं। वात वात जिसे हम वायु विकार भी कहते हैं। वायु तो कई तरह की होती है, मगर हमें अभी सिर्फ 2, 6, 10 को वात के लिए इस्तेमाल करना है। और वात के लिए हम किस ग्रह को लेंगे, तो वात के लिए आपको याद रखना है कि हमें हमेशा शनि देव जी को लेना है, क्योंकि शनि देव जी को इसके लिए कारक माना गया है। वैसे तो हमारे और भी ग्रह हैं, हम चंद्रमा को भी लेंगे, हम शुक्र को भी लेंगे, मगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम शनि देव जी को वात के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। मैं यहां पे चंद्रमा और शुक्र भी लिख दे रहा हूं, जो हमारे वात दोष के कारक बनेंगे। मगर हमें शनि देव जी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसी तरह से वायु 3, 7, 11 इन 3 राशियों से
हर तरह के तीनों प्रकार के दोष देने वाली ये राशियां हैं। अगर किसी की 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर राशि है तो आप देखेंगे उनको कफ भी हो सकता है, उनको पित्त भी हो सकता है, उन्हें वात की समस्या भी हो सकती है। ये तीनों राशियां तीनों प्रकार के दोष देने वाली होती हैं। तो इसलिए तीनों प्रकार के दोष के लिए हम 3, 7 और 11 इन तीनों राशियों को अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस भी जातक में आपको 3, 7, 11 राशि दिखेगी तो उसमें आपको कंफ्यूज होगा कि इसको कफ की प्रॉब्लम हो रही है या पित्त की है या वात की है। अब हमारा आखिरी बचता है जल तत्व, 4, 8, 12 और हमारा आखिरी बच रहा है कफ। अब आप यहां से देख भी रहे हैं कि ये जल तत्व की राशियां हैं। अब कफ के लिए हम गुरु गुरु को विशेष रूप से कफ के लिए लिया जाता है। अगर किसी को भी कफ की समस्या देखनी है तो हम गुरु को नहीं भूलेंगे, जबकि हम चंद्रमा और शुक्र से भी कफ की समस्या को देखा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैंने वात से लिए भी चंद्रमा और शुक्र को लिया है और कफ के लिए भी मैंने चंद्रमा और शुक्र को लिया है, तो ये ग्रह हमें दोनों तरह की समस्याएं दे सकते हैं, जिनके बारे में आपको धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा या मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आपको याद रखना है कि हमें जिन पे मैंने आपको अंडर मार्क किया है, आप इनको नहीं भूलना है। अगर पित्त की समस्या है तो हम मंगल देव को अवश्य देखेंगे। वात की, गैस की, जिसे हम आजकल वायु दोष कहते हैं, उसके लिए हम शनि देव जी को नहीं भूलेंगे। और वायु तत्व की राशियां, इससे तीनों प्रकार के दोष देखे जा सकते हैं। इसे मैं मिश्रित भी कह सकता हूं। आप चाहें तो इसको मिश्रित लिख लें कि तीनों प्रकार के दोष देने वाली राशि हो गई। और चौथा हमारा जल तत्व की राशियां, जिनसे हमें कफ या कोल्ड, आजकल ये बहुत कॉमन सी बीमारी है, किसी को भी कफ और कोल्ड हो जाता है, तो उसके लिए हम गुरु को विशेष रूप से देखेंगे और चंद्रमा और शुक्र को भी देखेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमारे अग्नि के प्रतिनिधित्व देवता सूर्य देव हैं, मगर हम कारक के रूप में हमेशा मंगल देव जी को लेंगे। उसी तरह से हमारे जल के प्रतिनिधित्व देवता चंद्रमा है, मगर उसके कारक ग्रह के रूप में हम हमेशा शुक्र देव जी को लेंगे। तो आज हमने 3 प्रकार के दोष देने वाली राशियों को जान लिया है और उनसे संबंधित ग्रहों को भी जान लिया है। आज मेरे पास ईमेल पर एक प्रश्न आया कि हम अच्छा ज्योतिष बनने के लिए किस मंत्र या किस ग्रह का उपाय करें कि जिससे हम अच्छे ज्योतिष बन सकें। तो ये जानकारी आप सभी के साथ साझा करता हूं कि हमारे दाहिने हाथ में सूर्य नाड़ी होती है और हमारे बाएं हाथ में चंद्र नाड़ी होती है। तो अगर हमें अच्छा ज्योतिष्य बनना है तो हमें अपनी सूर्य नाड़ी को जागृत करना होगा। और सूर्य नाड़ी को जागृत करने के लिए हमें सूर्य देव जी का मंत्र का उच्चारण करें, सूर्य नमस्कार करें और भी सूर्य देव से संबंधित उपायों को करें, जिससे कि हमारी सूर्य नाड़ी जागृत होगी और हम एक अच्छे ज्योतिष बन सकेंगे। इसी तरह से अगर और भी विद्वानों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, आप ही मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको उसका उत्तर देने का। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं पार्ट संख्या 10 के साथ। आप सभी को हरिओम।